हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम करेंगे डिस्कस 24 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, साथ ही साथ रिलेटेड स्टडी जीके के प्रश्नों को भी करेंगे सॉल्व। जितने भी प्रश्न यहाँ पर बनेंगे उसकी जो बैक हिस्ट्री होती है उसको भी करेंगे डिस्कस, ताकि एग्जाम में कुछ भी छूटने ना पाए। आपसे जो क्विज पूछी जाएगी उसका आंसर आपको देना है, और जो प्रीवियस क्विज था उसको आंसर करेंगे, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के जो पिछले प्रश्न हैं उसका रिवीजन भी करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। और पहला क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना किस स्थान पर बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन करने जा रही है। तो कवच नामक ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन भारतीय सेना किस स्थान पर करेगी। 4 विकल्प आपके सामने हैं। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों जगह पर अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन अगले सप्ताह करेगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि भारतीय सेना अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन अगले सप्ताह करेगी। यह अभ्यास अंडमान और निकोबार कमान के तत्वावधान में होना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच में भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल, यानी कि सुरक्षा के जितने भी हमारे साधन हैं वो सब इसमें शामिल हो रहे हैं। कवच अभ्यास में समन्वित हवाई और समुद्री हमले, समुद्री निगरानी, परिसंपत्तियों की समन्वित अनुप्रयोग, वायु रक्षा और लैंडिंग ऑपरेशन भी इसमें अभ्यास के रूप में किए जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इसको आपको याद रखना है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन जो होगा ये कहाँ पर होगा? ये होगा अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में, जनवरी के अंतिम सप्ताह में। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, ये जो पोशाक आप देख रहे हैं ये पोशाक कही जाती है रिशा। ठीक है, क्या कहते हैं इसे कहते हैं रिशा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिशा नामक ये जो पोशाक है ये किस प्रदेश के आदिवासी समुदायों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रथागत हाथ से बना हुआ वस्त्र यानी कि कपड़ा है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, त्रिपुरा के आदिवासियों के द्वारा ये जो वस्त्र है इसका निर्माण किया जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है क्यों है यहाँ पर, तो इसके बारे में भी, इसकी जो बैक हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि रिशा, रिगनाई और रिंकतू, रिशा, रिगनाई और रिंकतू त्रिपुरा की खास वेशभूषा के वस्त्र हैं, ये आपको याद रखना है। और जब वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं, जब वो 12 से 14 वर्ष की अवस्था में आती हैं तो रिशा सरमानी नामक वहाँ पर एक महोत्सव होता है, और वहाँ पर ऐसी किशोरियों को रिशा पहनने की पेशकश की जाती है। चर्चा में क्यों? क्योंकि बिप्लब कुमार देव जो कि त्रिपुरा के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रिशा का सपोर्ट करने के लिए इसे अपना स्टाइल स्टेटमेंट बनाने की घोषणा की है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना होगा आपको। रिशा नामक ये जो वस्त्र है ये त्रिपुरा के अंतर्गत आता है, और ये भी कि रिशा, रिगनाई और रिंकतू ये त्रिपुरा की खास वेशभूषा के वस्त्र हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन किस राज्य ने शुरू किया है। अब बागायत का जो मतलब होता है बाग से होता है, गार्डन, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन ये किस राज्य ने शुरू किया है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात राज्य ने। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको और भी याद रखनी है। हाल ही में एक शब्द चर्चा में रहा है, कमलम। अब आप समझ गए होंगे मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। कमलम जो है ये ड्रैगन फ्रूट को रीनेम किया गया है। एक ड्रैगन फ्रूट होता है, ठीक है, ये कमल की तरह दिखता है, और ये जो है देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में, महानगरों में मिलता है। छोटे छोटे जो शहर होते हैं वहाँ पर नहीं पाया जाता, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लगता है कमल की तरह, तो इसको नाम दे दिया गया कमलम नाम इसलिए दिया गया ताकि ड्रैगन फ्रूट की वजह से कहीं इसकी बिक्री ना कम हो जाए, क्योंकि ड्रैगन का मतलब कहीं ना कहीं चाइना से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन ये चाइनीज़ नहीं है। ये कैक्टस प्रजाति का एक फल होता है और बहुत ही पौष्टिक होता है। ठीक है, इसका स्वाद कुछ जो है, जो कीवी नामक फल होता है ना, कीवी आपने खाया होगा, उसी से मिलता जुलता स्वाद होता है इसका। तो मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन ये जो मिशन है ये गुजरात राज्य ने स्टार्ट किया है, और इसमें ये होगा कि मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के नाम से भी इसे जाना जाएगा। मिशन का उद्देश्य है बागवानी और औषधि खेती करने वाले किसानों की आय को दुगना करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है।
क्वेश्चन होगा कि हाल ही में चर्चा में रहा एबेल 370 क्या है? एबेल 370 दोस्तों यहां पर अगर बात हो रही है एबेल की तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कहीं ये एबेल पुरस्कार तो नहीं है? नहीं, ये एबेल पुरस्कार नहीं है, ये अलग है। तो एबेल 370 जो है ये ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से सही होगा ऑप्शन बी। एक आकाशगंगा का ग्रुप है, ठीक है, समूह है, आकाशगंगाओं का समूह है एबेल 370 और इसकी खोज क्योंकि एबेल ने की है, जॉर्ज एबेल ने, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया एबेल 370। तो एबेल क्या है? एबेल एक आकाशगंगा समूह है, याद रखिएगा, आकाशगंगा नहीं, आकाशगंगाओं का समूह है और पृथ्वी से 4.9 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। यानी कि अगर कोई वाहन ऐसा हो जो प्रकाश की गति से चल सकता हो, तो अगर इतनी तेज रफ्तार से चलेगा तो उस आकाशगंगा तक यानी कि एबेल 370 तक पहुंचने में आपको 4.9 अरब वर्ष लग जाएंगे, आपको 4.9 अरब वर्ष। तो यह सेतु नामक नक्षत्र में स्थित है। इसका नाम जॉर्ज एबेल के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इस आकाशगंगा को सूचीबद्ध किया था। अच्छा, एक बात और भी याद रखना, ये प्रकाश वर्ष को कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, समय का मात्रक है या फिर दूरी का मात्रक है। अब यहाँ पर वर्ष जुड़ा हुआ है तो लोग इसको समय बता देते हैं जो कि गलत हो जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको कहते हैं एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा ने 19 जनवरी 2021 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर विशाल आकाशगंगा क्लस्टर एबेल 370 की एक आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की है। यह तस्वीर अपने आप में पहली है क्योंकि यह आकाशगंगाओं के एक विशाल समूह को दिखाती है। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के साथ यह छवि साझा की है जिसमें लिखा था, यह प्रकाश और लकीरें इस आकाशगंगा एबेल 370 की हबल क्लासिक छवि को कवर करती हैं। एबेल 370 आकाशगंगा क्लस्टर पृथ्वी से 4.9 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर तारामंडल सेट्स में स्थित है और अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण न केवल भौतिक वस्तुओं के रूप को ही बल्कि प्रकाश के रूप को भी बदल सकता है। यानी कि जो प्रकाश चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण इसे, इसकी जो गति है यानी कि इसका जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। इसके द्वारा सूर्य की आकाशगंगा से जो प्रकाश एबेल 370 आकाशगंगा क्लस्टर के माध्यम से हमारी ओर यात्रा करता है, एबेल क्लस्टर का गुरुत्वाकर्षण बल इस प्रकाश को झुका देता है और लेंस की तरह दूर की इन आकाशगंगाओं की रोशनी को आगे बढ़ाता है। इसे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल ही में किस संगठन ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि SAAW को विकसित किया है? दोस्तों ये जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है आप देख रहे हैं SAAW शाह, तो ये एक ग्लाइडिंग बम है, ठीक है। क्या है ये एक ग्लाइडिंग बम है और इसे विकसित किया है DRDO ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो DRDO ने विकसित किया है शाह को। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि शाह एक भारतीय हॉक से, यानी कि ये जो हॉक है इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है HAL ने। तो HAL और SAAW ये दोनों मिलकर बहुत ही एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो यहां पर अभी हाल ही में HAL ने ये जो हॉक आई नामक अपना एक फाइटर जेट बनाया है, लड़ाकू विमान। इससे ये जो ग्लाइडिंग बम आप देख रहे हैं ना, इसको जो है यहाँ पर बांध के इसको टेस्ट किया है और ये बहुत ही खतरनाक है। इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर होती है। इससे रनवे, बंकर, प्रबलित संरचनाओं और विमान हैंगर जैसे लक्ष्यों को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक कमीशन बनता है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि हॉक आई को बनाया है HAL ने, हॉल ने, और शाह को बनाया है DRDO ने। तो ये दोनों मिलकर जो है काफ़ी खतरनाक कॉम्बिनेशन है भारत के दुश्मनों के लिए और मतलब मिला जुला कर बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमारी जो सेना है वो दिन प्रतिदिन सशक्त होती चली आ रही है, ठीक है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 का 16वां संस्करण हाल ही में किस संस्था ने जारी किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको जो है थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना। एक होता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, अभी यहीं पर मैं क्लिक कर देता हूं। एक होता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एक होता है
वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट, तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों को मिक्स मत करना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के बारे में, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 का 16वां संस्करण हाल ही में किस संस्था ने जारी किया है? ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो इसको आंसर करेंगे आप ऑप्शन बी के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसका जो संस्करण है 16वां संस्करण उसको जारी किया है। अब मजाक में इसे कभी कभी जो है नास्ट्रेदमस रिपोर्ट भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें अगले 10 साल में क्या होना है वो भविष्यवाणियां इसमें की गई हैं। और फिलहाल ये रिपोर्ट काफ़ी जो है मतलब चिंता में डालने वाली है, और फिलहाल इसकी चिंता परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय बदलता रहता है। जो वर्तमान है अगर उसे आप सुधार लेंगे तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाता है। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक से पहले ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 को जारी किया है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको भी देख लीजिए, ताकि थोड़ा सा आपको पता चले कि इस रिपोर्ट में क्या है। तो यह रिपोर्ट WEF द्वारा 21 से 24 जनवरी तक दावोस स्विट्जरलैंड में वार्षिक बैठक के आयोजन के पहले जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अगले दशक में यानी कि अगले 5 से लेकर 10 साल में पर्यावरण से संबंधित संभावित शीर्ष 5 जोखिम जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि बाढ़ और तूफान जैसी चरम मौसम की घटनाएं घटेंगी, यानी कि बाढ़ और तूफान बहुत आएंगे। जलवायु परिवर्तन को रोकने और अनुकूलन में विफलता हासिल होगी, मतलब उसको कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाएंगे। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट और भूचुंबकीय तूफान जैसे प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, यानी कि मिला जुलाकर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। प्रमुख जैव विविधता के नुकसान और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन होगा, बहुत सारे जो बायोम हैं वो नष्ट हो जाएंगे। मानव निर्मित पर्यावरणीय क्षति और आपदाएं आएंगी। तो जो संभावनाएं हैं ये बहुत खतरनाक हैं, फिलहाल इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। तो यह रिपोर्ट वैश्विक जोखिमों की संभावना और प्रभाव के बारे में 750 से अधिक वैश्विक विशेषज्ञों और निर्णयकर्ताओं की धारणा पर आधारित है। अब ये जो रिपोर्ट है इसको आप वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 से मिक्स मत करना। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 ये अलग है। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स सितंबर 2020 में जारी हुआ था, जिसमें भारत की रैंक है 89। कितनी है? 89 है। और इसे यूएन की एक यूनिवर्सिटी है वो इसे रिलीज करती है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए थी, क्लियर कट, ठीक है। हर साल किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है किस दिन को? तो दोस्तों आज है 24 जनवरी और आज ही है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 24 जनवरी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ डिटेलिंग्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। UNGA संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया है, और 2021 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का ये 3rd एडिशन होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2021 की थीम रखी गई है कि रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। कोविड-19 जनरेशन कौन है? ये जनरेशन जो आप हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2020 का विषय रहा। 2020 का विषय क्या था? 2021 की थीम रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन है, जबकि इसके पहले 2020 में ये जब दिवस मनाया गया था तो लर्निंग फॉर द पीपुल, प्लानेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस रखा गया था इसका सब्जेक्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। हाल ही में PM मोदी ने तेजपुर विश्वविद्यालय में 18वें दीक्षांत समारोह को सम्मानित किया है। तेजपुर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तेजपुर विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, ठीक है, आसाम में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट है। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है किसने? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, ITBP ने जीता है 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप। ये आयोजित हुआ था गुलमर्ग में, आयोजित किया था आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो ITBP ने जीत का परचम लहराते हुए 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। फाइनल में लद्दाख की टीम पर जीत हासिल की है, यानी कि लद्दाख जो है ये उप विजेता टीम रही है। और इस टूर्नामेंट में दिल्ली, महाराष्ट्र, भारतीय सेना की विभिन्न टीमों ने भाग लिया था। टूर्नामेंट का आयोजन स्थल था कश्मीर का गुलमर्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। उस भारतीय गणितज्ञ का नाम बताइए जिसने हाल ही में प्रतिष्ठित माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 जीता है। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021, तो ये पुरस्कार जीता है किसने? निखिल श्रीवास्तव ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आपको बता दें कि कैडिसन सिंगर समस्या
और रामानुजन ग्राफ पर लंबे समय तक अनुत्तरित सवालों को हल करने के लिए एक युवा भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को 2 अन्य लोगों के साथ 2021 के प्रतिष्ठित माइकल एंड शीला हेड पुरस्कार का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने एक बयान में कहा कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के निखिल श्रीवास्तव, इकोल पॉलिटिकन फेडरल डी लासाने यानी कि EPFL के एडम मार्कस और एल विश्वविद्यालय के डैनियल एलन स्पीलमैन को 2021 का माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज प्रदान किया जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि भारत के जो निखिल श्रीवास्तव हैं ये इस पुरस्कार के विजेता हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत यानी कि मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की जो संख्या होती है वर्तमान में 100 उसको बढ़ाकर 150 करने की घोषणा की है। तो ये राज्य बन गया है कौन सा? ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन सी यानी कि उत्तराखंड में 150 दिन रोजगार गारंटी यानी के लिए घोषणा की गई है मनरेगा के तहत। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मनरेगा की शुरुआत हुई थी 2005 में। उत्तराखंड के CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य हैं राज्यपाल। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अडानी समूह ने कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और ये हैं कुल मिला के 3। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम के जो हवाई अड्डे हैं उसके साथ ये समझौता हुआ है गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह का। और 6 महीने के भीतर हवाई अड्डों का नियंत्रण इस पर प्राप्त करेगा ये समूह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब आंसर करेंगे क्विज नंबर 23 को। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था तथा वह एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन था? सही ऑप्शन था इसका ऑप्शन बी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही शानदार आंसर लिखा है, लेकिन यहां पर सबसे पहले मैं कोट करना चाहूंगा रंजना तिवारी जी के आंसर को। इन्होंने भी बहुत ही अच्छा प्रयास किया, बहुत शानदार आंसर लिखा है इन्होंने। इसके अलावा जो दूसरा आंसर मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ वो है डॉक्टर प्रतिभा जी। तो इन लोगों के जो आंसर रहे बहुत ही शानदार रहे। आप सभी लोगों को जो भी आप लोग कमेंट करते हैं ना, एक दूसरे का कमेंट आप लोग रीड किया करो और उससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो एक ग्रुप बना के स्टडी करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की स्टडी हो पाएगी। अब बारी है आज के क्विज की, क्विज नंबर 24 की। क्वेश्चन ये होगा कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। आपके ऑप्शन है लॉकडाउन, कोविड-19, क्वारंटाइन या फिर कोविड वैक्सीन। तो सही आंसर क्या है डिटेलिंग के साथ आप लोग लिखिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है, इसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस सीरीज को का जो प्रत्येक वीडियो जो है उसको आप लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों में आप शेयर कर दिया करें ताकि व्यूज़ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है आपके लिए सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाना। साथ ही साथ ये भी कि आप लोग भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करें, मिलजुल कर दुनिया फतह कर लेंगे। थैंक यू सो मच, ग्रेट डे, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक क्या कह दीजिए।